जब हम दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास वेल्स फार्गो, चेस और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक्स के नाम आते हैं। जेपी मॉर्गन चेस सबसे ज़्यादा जाना हुआ बैंक है इस लिस्ट में से और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर भी रहा है बैंकिंग सीन में 1799 से। और ये कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि जो चेस है वो 2.716 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है तब से ही। मगर क्या आपने कभी इस फर्म का नाम सुना है, ब्लैक रॉक? ब्लैक रॉक जो है वो सिर्फ अभी 25 साल हुए हैं उसको आए हुए, मगर उनका साइज़ बाकी सारे बड़े बैंक्स के जैसा ही है जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं। ब्लैक रॉक कोई 4, 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर्स मैनेज नहीं करते हैं। जुलाई 14, 2021 तक ब्लैक रॉक जो है 9.39 ट्रिलियन डॉलर मैनेज कर रहे हैं और इसका जो पोजीशन है उसकी वजह से उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े गुप्त बैंक में से एक में आया है। तो ये है कहानी ब्लैक रॉक की और वो कहाँ अपने 10 ट्रिलियन डॉलर स्टोर करके रखते हैं आज। अगर थोड़ा पीछे देखें तो ब्लैक रॉक की शुरुआत 1988 में 8 लोगों की वजह से शुरू हुई थी और उनमें से 3 सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं, लैरी फिंक, रॉबर्ट कैपिटो और सूजन वेंगर। जब भी हम ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट्स की 20 साल की उम्र के लोगों की बात सुनते हैं तो वो जो अपनी कंपनीज जो गैराज में बनाते हैं, मगर ये लोग कोई भी नए लोग नहीं थे क्योंकि जो फाउंडर्स थे ब्लैक रॉक के वो अपने 40वें साल में थे और जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी। अब लैरी फिंक की बात कर लेते हैं। तो जो वो पहले थे ब्लैक रॉक के सीईओ बने पहले दिन से ही, मगर उन्होंने पहले बॉस्टन में काम किया था। फर्स्ट बॉस्टन में लैरी ने एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था जो कि अभी जो चीज़ फेमस है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी मार्केट के नाम से। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि काफ़ी लोग इनकी बातें सुनते थे फाइनेंशियल कम्युनिटी के अंदर और इस बात में कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर ये दोनों 8 लोग एक साथ मिलके आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कंपनी बनाने वाले थे। और जब उन्होंने ब्लैक रॉक की शुरुआत करी तो उनके पास एक ही दिमाग में माइंड में गोल था कि वो क्लाइंट्स को एक बहुत ही तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट देने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लैरी का पहला एक्सपीरियंस था फर्स्ट बॉस्टन में 1976 से लेके 1986 तक, और उन्होंने उस बैंक को 1 बिलियन का प्रॉफिट दिलाया था। 1986 तक ऐसा लग रहा था कि जो लैरी है वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को अपने दिमाग में घुसने देंगे और वो एक ऐसी शर्त लगा लेंगे इंटरेस्ट रेट्स पे जिसकी वजह से $100 मिलियन लूज़ कर देंगे वो लैरी। फिर भी अब पे प्रॉफिट में थे, मगर इस एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें समझ में आया कि एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना कितना ज़रूरी है। ये जो आइडिया था लैरी, एक इन्वेस्टमेंट फंड जिस जो रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करता वो पीट पीटरसन के पास ले गए ब्लैकस्टोन ग्रुप पे। पीट को ये आइडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखी और उन्होंने इस आइडिया को फंड करने में मंजूरी दे दी, मगर 50% स्टेक लेके उस बिज़नेस का। इसी के साथ लैरी ने एक टीम बनाई 8 फाउंडर्स की कंपनी की शुरुआत करने के लिए। हालांकि शुरुआत में ही कंपनी का नाम ब्लैक रॉक नहीं था, उसका नाम जो एक्चुअल में ब्लैकस्टोन ग्रुप का जो ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे पड़ा था। और क्योंकि फंड मैनेजर्स का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ब्लैकस्टोन ग्रुप पे भरोसा भी था तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगा अरबों तक ग्रो करने में। 1979 तक फंड ने 2.7 अरब डॉलर्स मैनेज कर लिए और इसी के साथ साथ 1900 की शुरुआत में ही फंड जो है 200 बिलियन डॉलर्स कमाने लगा। मगर जो ये रैपिड ग्रोथ थी वो किसी भी दिक्कतों के साथ नहीं आई थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि लैरी जो है वो बहुत सारे इक्विटी को जो पोर्शन थे वो नए लोगों को दे रहे थे। लैरी को ये लगता था कि अगर एम्प्लॉयज़ को ये सारे फंड्स दिए जाए इक्विटी के तो जो बेस्ट टैलेंट है उनको इंसेंटिवाइज करने में मौका मिलेगा और इसके साथ उनकी काम करने की ताकत भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फाउंडिंग मेंबर्स का स्टेक तो कम हुआ कंपनी में, मगर साथ ही साथ ब्लैकस्टोन का भी कम हुआ बिजनेस में। ब्लैकस्टोन काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं था इससे और 1994 तक ब्लैकस्टोन का स्टेक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था 35% तक। और जो सीईओ थे ब्लैकस्टोन के, स्टीफन शॉर्ट्जमैन, उन्होंने डिमांड की लैरी से कि इक्विटी जो है नए लोगों को ना दी जाए, मगर दिक्कत ये हुई कि दोनों भी एक एग्रीमेंट पे नहीं आ पाए और उन्होंने सोचा वो अलग अलग रास्ते जाएंगे। इसके लिए फंड जो है वो 23 बिलियन के एसेट्स है वो पीएनसी बैंक कॉर्प को 240 मिलियन डॉलर में देने वाला था और इसकी वजह से ब्लैकस्टोन के स्टेक जो है वो बिजनेस में खरीद लेने वाला था। इसकी वजह से वो अपना नाम चेंज करके ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके वो ब्लैक रॉक करने वाले थे जून 1994 तक। अगर थोड़ा पीछे जाए तो ऐसा लगता है कि जो लैरी और स्टीफन के बीच में आर्गूमेंट हुए थे उसमें दम था, क्योंकि ब्लैकस्टोन आज 684 बिलियन के एसेट्स मैनेज करता है और ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर फिर भी ये 1/14 हिस्सा है जो ब्लैक रॉक मैनेज करता है। तो इसकी वजह से जो लैरी की अप्रोच थी वो काफ़ी अच्छी थी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में और बिजनेस को ग्रो करने में। मगर स्टीफन जो है वो बड़े हैं लैरी के कंपैरिजन में अगर बात करें वेल्थ की आज, क्योंकि स्टीफन की जो नेटवर्थ है वो 33 बिलियन डॉलर है और लैरी की सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर है।
क्योंकि उन्होंने अपना स्टेक कितना सारा दे दिया था। आपको क्या लगता है कौन ऊपर आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मगर अगर वापस से ब्लैक रॉक की तरफ आए तो जो दूसरा हाफ था 1990 का, ब्लैक रॉक जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करके। उन्होंने सबसे पहले तो ट्रेडिंग मॉर्टेजेस, बॉन्ड्स और बाकी सारे फिक्स इनकम एसेट्स पे फोकस किया, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि वेल्थ प्रिजर्वेशन पे फोकस कर रहे थे, ना कि ग्रोथ के ऊपर। 1999 तक ब्लैक रॉक जो है वो $165 बिलियन के एसेट्स तक ग्रो कर चुका था मैनेजमेंट में, और उन्होंने सोचा कि अब वो पब्लिक जाएंगे। उनकी आईपीओ प्राइस थी $14 पर शेयर, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यू $2 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा रही। इसी के साथ साथ उसी साल ब्लैक रॉक ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था अलादीन, और जहाँ पे ब्लैक रॉक जो है वो एक कमिंग इन्वेस्टमेंट फंड से लेके एक इस्टेब्लिश प्लेयर होने वाला था फाइनेंशियल मार्केट में। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो सबसे अच्छी बात थी ब्लैक रॉक की वो ये थी कि उनका बहुत ताबड़तोड़ रिस्क मैनेजमेंट होती थी। और इसी के साथ साथ अलादीन जब उन्होंने बनाया तो ब्लैक रॉक ने उसको अपना ही रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बना के बेचा बाकी फाइनेंशियल फर्म्स को। अलादीन जो है वो हर दिन मॉनिटर करने में सक्षम है 2000 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर, जैसे कि बॉन्ड प्राइसेस में बदलाव, करेंसी वैल्यूएशन में बदलाव और इम्प्लाइड वॉलिडिटी में बदलाव। और 2000 में ब्लैक रॉक जो है उन्होंने अपनी सर्विस को एक अलग से कंपनी में बना लिया जिसका नाम था ब्लैक रॉक सॉल्यूशंस। आने वाले कुछ सालों में अलादीन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला था, मगर जो ब्लैक रॉक की ग्रोथ थी इस समय में वो थी एक्विजिशन की वजह से। 2004 में ब्लैक रॉक ने SSRM होल्डिंग्स खरीदी मेट लाइफ से $375 मिलियन में। 2006 में ब्लैक रॉक जो है वो मर्ज हुआ मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर से, और 2007 में ब्लैक रॉक जो है उन्होंने एक यूनिट खरीदी क्वेलॉस से $1.72 बिलियन में। इन सारी एक्विजिशन और मर्जर्स की वजह से ब्लैक रॉक के एसेट्स जो है वो मैनेजमेंट है $185 बिलियन 1999 से बढ़कर $800 बिलियन 2007 में हो गए। लैरी ने ये सारी ग्रोथ को अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। वो ये जानते थे कि स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही कंपनी इतनी लेवल पे पहुंची है, और इस सेक्टर से वो हाथ नहीं धोना चाहते थे। और ये हमको 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे लेके आता है, क्योंकि 2008 एक बहुत बड़ी रात का गंदा सपना था बैंकर्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे लेहमन ब्रदर्स जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गए, और बाकी सारे चेस बैंक जो कि है ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गए थे, इनको देखा था। हालांकि एक बात अच्छी हुई कि फेडरल रिजर्व आ गया रेस्क्यू में और इन सारी गैर जिम्मेदार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बेल आउट दिला दिया। जो बेल आउट का जो डिसीजन था वो सबसे ज़्यादा विवादित डिसीजंस में है पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसी वजह से लोग इन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की विरोध करते हैं। इसी की वजह से, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं और जो भी वो कुछ करते हैं उससे बच के निकल जाते हैं। मगर ये केस नहीं था ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक ऐसे खतरे के लिए पूरी तरह से पहले से ही तैयार था, और इस रिसेशन से उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। और अगर फैक्ट की बात करें तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो ब्लैक रॉक के लिए काफ़ी अच्छा आया था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस ने काफ़ी सारी अटेंशन ड्रॉ करी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फाइनेंशियल सेक्टर में। क्योंकि ये चीज़ तो साफ थी कि बड़े बैंक जैसे चेस, वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप जो है इनका रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो सिर्फ एक बैंक था जो बहुत अच्छा रिस्क के साथ कर रहा था वो था ब्लैक रॉक। क्योंकि सारे बैंक जो थे और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व थे और यूएस ट्रेजरी थी वो ब्लैक रॉक के ऊपर आ गए थे, और ज़्यादातर अलादीन के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अलादीन को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है जो कि $10 एक महीने में मिल जाता है। बहुत सारे लोग ये सब बात जान के सरप्राइज हो गए थे कि माइकल ब्लूमबर्ग की वीडियो में जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे ब्लूमबर्ग $2000 हर महीने चार्ज करते हैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल के लिए, मगर अलादीन जो एक बहुत ही अलग लेवल पे था। जेपी मॉर्गन को ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक ने जेपी मॉर्गन को $1.5 मिलियन चार्ज करे थे अलादीन अपने बैंक के साथ सेटअप करने में। और इसी के साथ साथ जो अभी लेटेस्ट फिगर आई है कि जो जेपी मॉर्गन है वो ब्लैक रॉक को $5.3 मिलियन हर साल पे करने वाले हैं अलादीन के लिए, और ये पड़ता है $14,500 हर दिन के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सरप्राइज होंगे कि ब्लैक रॉक जो है काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान चीज़ें करी थी। इसी के साथ साथ किलिंग बनाने के साथ साथ ब्लैक रॉक का जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे उनको बहुत ही सस्ते में खरीद लिया। और उनकी सबसे अच्छी जो परचेज थी वो ये थी कि उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूनिट को बार्कलेस से $13.5 बिलियन में खरीदा था, जिसकी वजह से ब्लैक रॉक को आयशर ब्रांड की ओनरशिप मिल चुकी थी, जिसे आप जानते हो कि सबसे बड़ी ETF बिजनेसेस चलाती है पूरी दुनिया में। और इस एक्विजिशन की वजह से ब्लैक रॉक जो है वो सबसे बड़ा एसेट मैनेजर
दुनिया का बना 2009 के अंदर। ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी और क्योंकि सिर्फ वही लोग थे जो कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो ये डिज़र्व भी करते थे। 2010 के समय ज़्यादा कुछ बदला नहीं ब्लैक रॉक के साथ। उनको के पास कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि ब्लैक रॉक जो है वो अलादीन और बाकी सारे फंड्स में काफ़ी अच्छा कर रहा था। मगर 2020 में जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई और फेडरल रिजर्व वापस से ब्लैक रॉक के ऊपर आ गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड रिस्क मैनेजर थे इस पूरी दुनिया में। क्योंकि ब्लैक रॉक जो है अभी भी गुप्त कंपनी है, गुप्त बैंक है, क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं जानता, पब्लिक में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ डील करते हैं। और जो इसकी वजह से ब्लैक रॉक किसी भी तरह से गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़े और अच्छे रिस्पॉन्सिबल बैंक हैं। और इस साल की शुरुआत में ब्लैक रॉक जो है वो अपनी पोजीशन खो चुके हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े एसेट मैनेजर नहीं रहे। क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021 में, क्योंकि जब गेम स्टॉप की फ्रेंजी शुरू हुई, जो फिडेलिटी की जो नई अकाउंटिंग खुलने वाले थे, जो अकाउंट्स खुलने लगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स आ गए फिडेलिटी में, जिसकी वजह से उनके नया अकाउंट खुलना डबल हो गया और उसकी वजह से उनके एसेट मैनेजमेंट में 35% की ग्रोथ हुई, जो कि $10.4 ट्रिलियन की हुई। तो इसकी वजह से अब ब्लैक रॉक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है इस पूरी दुनिया में। मगर ये बात को ये लेके नहीं जाता कि जो डोमिनेंट लेगेसी है वो बहुत अच्छी है ब्लैक रॉक की, और कौन जानता है कि अगले रिसेशन में क्या होने वाला है। मगर इन सारी चीज़ों के बाद एक सवाल रह जाता है कि इस पूरी दुनिया में ब्लैक रॉक अपने $9.5 ट्रिलियन को कहाँ स्टोर करके रखता है। अब ये बात तो है कि उनके पास इतना सारा पैसा है, तो जो वो मैनेज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो जस्ट वो बेसिकली होते हैं स्टॉक, बॉन्ड्स और कैश के अंदर। मगर इन चीज़ों के साथ ही मुझे ये चीज़ लगती है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये डिटेल जानने में कि कितना पैसा ब्लैक रॉक हर चीज़ एसेट में रखता है। और हमारे लिए एक चीज़ अच्छी है कि ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी है, तो इसकी वजह से जो अपनी सारी होल्डिंग्स है उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा जाए तो ब्लैक रॉक जो अपना सारा पैसा है 6 डिफरेंट कैटेगरीज में रखती है। पहली जो कैटेगरी है वो इक्विटीज़ की है, जो कि होते हैं स्टॉक्स। ब्लैक रॉक के पास $5 ट्रिलियन के 52% के जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटीज़ का है, जिसकी वजह से उनके पास 1 बिलियन से ज़्यादा शेयर एप्पल के हैं, मतलब 154 बिलियन के एप्पल स्टॉक्स, और साथ ही साथ 27 मिलियन शेयर्स हैं अमेजॉन के, जो कि है 91 बिलियन अमेजॉन का स्टॉक। और साथ ही साथ $10 बिलियन से अलग अलग सिंगल स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ में। अगर आप जानना चाहते हैं 5267 जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। मगर एक मिनट, क्या ब्लैक रॉक जो है वो रिस्क को कम करने के लिए नहीं बना था? तो कैसे वो 52% इक्विटीज़ को होल्ड करना एक सेफ मूव समझ रहा है? मगर जो चीज़ है दिमाग में रखने वाली वो ये है कि ब्लैक रॉक का जो इक्विटीज़ के जो एक्सपोजर है वो इंडेक्स फंड या ETFs के थ्रू है, तो इस पे से ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं या नीचे। अब सपोज़ करो कि आपने आई शेयर के S&P 500 फंड को खरीदा, तो इसकी वजह से उनका सिर्फ यही काम है कि जो आपका पैसा है वो 500 कंपनीज में बांट देंगे S&P 500 में, और इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की उसका ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। और आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उनके लिए फिक्स इनकम एसेट्स, जो कि है इंक्लूड बॉन्ड्स, जो कि मार्केट फंड, CDs और एसेट्स जो है वो सारे इन्हीं चीज़ों में आते हैं। और इसकी वजह से जो है वो सबसे बड़ी चीज़ बन जाती है ये ब्लैक रॉक के लिए। और उनके पास 2.7 ट्रिलियन यानी कि 29% का जो है उनकी इस कैटेगरी में है। और साथ ही साथ जो लास्ट की 4 कैटेगरी बनती है वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है ब्लैक रॉक के लिए। उसमें आते हैं मल्टी एसेट, ऑल्टरनेटिव्स, कैश मैनेजमेंट और साथ ही साथ एडवाइजरी। एक अच्छा फैक्ट ये है कि ब्लैक रॉक जो है उसके पास $20 मिलियन एडवाइस कैटेगरी में पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ जो एक छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा ये, जो अपनी टोटल एसेट है उनकी, तो इसकी वजह से वो अपनी परसेंटेज में इससे रिपोर्ट भी नहीं करते। और इस साइड पे है आज ब्लैक रॉक। क्या आपने कभी ब्लैक रॉक का नाम सुना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बैंक जो है रिस्क मैनेजमेंट को एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना दे। और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ही सारी वीडियोज़ के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।